ममता बनर्जी का टॉप कोर्ट में पेश होना संवैधानिक रूप से अनुचित था। क्या ये पेशी कानूनी रूप से गलत था? हाल ही में ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर एसआईआर मामले में बहस की थी, लेकिन अब उनकी इसी व्यक्तिगत पेशी को संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताकर कोर्ट में एक और एप्लीकेशन दायर कर दी जाती है। सवाल यह है कि क्या किसी मौजूदा मुख्यमंत्री का राज्य सरकार से जुड़े गंभीर संवैधानिक मामले में निजी तौर पर अदालत में पेश होना उचित है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जवाब दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एसआईआर मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 4 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर दलीलें दी थी। वह ऐसा करने वाली पहली मौजूदा मुख्यमंत्री बनी थी। उन्होंने अदालत से अपील की थी कि पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है और राज्य को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि इस प्रक्रिया के जरिए लोगों के मताधिकारों को कमजोर किया जा रहा है और कोर्ट को इसमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने एक याचिका दायर कर ममता बनर्जी के खुद कोर्ट में पेश होने का विरोध किया। उन्होंने इसे संवैधानिक रूप से गलत बताया और उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य के वकील पहले से वहां मौजूद है। तो वहीं इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बहस करने के खिलाफ दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। भारत के सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत में मामले का राजनीतिकरण ना किया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि याचिका में ऐसी कौन सी अनसुनी बात है जिस पर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े। सीजेआई ने कहा कि यह प्रक्रिया संविधान में आस्था और भरोसे को दर्शाती है। एसआईआर के कारण मारे गए 107 लोग। बंगाल विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया था और इसमें साफ दावा किया गया था कि एसआईआर को लेकर राज्य में फैली घबराहट और चिंता के कारण 107 लोगों की जान चली गई और पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर से लोगों को हो रही कथित कठिनाइयों पर विधानसभा में जो प्रस्ताव पेश किया था उसमें संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं को परेशान करने और 107 मौतों का दावा किया था। साथ ही चुनाव आयोग की आलोचना की थी। स्पीकर बिमान बनर्जी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण चर्चा या पारित करने की अनुमति नहीं मिली। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया ने आम जनता के बीच भारी डर पैदा कर दिया है। लोगों को लग रहा है कि यह एनआरसी का ही एक दूसरा रूप है जिसके माध्यम से उनके नाम मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे और उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े होंगे। विपक्षी दल बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी सरकार लोगों के बीच जानबूझकर अफवाहें और डर फैला रही है ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। उन्होंने इन मौतों को निजी त्रासदियों का राजनीतिकरण बताया। तो चलिए अब नजर डालते हैं क्या है ममता बनर्जी सरकार की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार चाहती है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को बदल दिया जाए। ममता बनर्जी की सरकार का कहना है कि आधिकारिक बातचीत में व्हाट्सएप का इस्तेमाल बंद किया जाए। सभी निर्देश आधिकारिक लेटर हेड पर सही मेमो नंबर और तारीख के साथ जारी किया जाए। ये निर्देश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार इसकी आलोचना करते हुए इसे व्हाट्सएप आयोग करार दिया और उन्होंने साफ कहा कि अनौपचारिक डिजिटल निर्देश ना तो कानूनी है और ना ही कोई पारदर्शी। एक और अहम मांग है माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका को लेकर। राज्य सरकार की मांग है कि एसआईआर की प्रक्रिया से इन माइक्रो ऑब्जर्वर्स को पूरी तरह हटा दिया जाए। ममता का कहना है कि वे माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करके सिर्फ बंगाल को निशाना बना रहे हैं। ममता ने कहा कि डेमोक्रेसी बचाइए। ममता ने आगे कहा कि पहले फेज में 58 लाख नाम हटाए गए और उसके बाद फॉर्म 6 के जरिए अपील करने का कोई भी स्कोप नहीं है और दूसरे पेज में 1 करोड़ 30 लाख नाम हटाए गए। दूसरे राज्यों में वे क्या सिस्टम बनाए हुए हैं? वे सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ बंगाल के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों पर बुलडोजर चलाने के लिए ये माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। तृणमूल सरकार चाहती है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ओर से लिए गए विवादित फैसले रद्द कर दिए जाए।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इसमें मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉय माल्या बागची ने आज कहा है, उनका बयान आज आया है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा रहा सॉफ्टवेयर छोटे छोटे नामों के मिलान में मामूली अंतर के कारण कई मतदाताओं को नोटिस भेज रहा है। उन्होंने बंगाल में निवासियों में अक्सर मध्य नाम के रूप में इस्तेमाल होने वाले कुमार के छूट जाने के उदाहरण दिए हैं, जिसके कारण लोगों को नोटिस मिल रहे हैं। आपने जो टूल्स सॉफ्टवेयर में लगाए हैं वे बहुत सख्त है। वे आगे कहते हैं कि प्राकृतिक अंतरों को खत्म कर रहे हैं। उपनाम कई रूपों में होते हैं। रॉय, रे। बंगाली घरानों में कुमार को मध्य नाम के रूप में इस्तेमाल करने की आम प्रथा है। अब कुमार के छूट जाने पर नोटिस दिया जा रहा है। इसमें तार्किक असंगति हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के कारण नोटिस बहुत व्यापक स्तर पर जा रहे हैं। जस्टिस बागची ने यह कहा है, 50 साल के अंतर वाले दादा दादी के मामले में यह तार्किक असंगति होगी। 20 साल प्रजनन आयु होती है, तो क्या 50 साल का अच्छा अंतर माना जा सकता है? आपके द्वारा लगाया गया प्रोग्राम कुछ मामलों में नीतिगत चुनौती पेश कर सकता है। तो वहीं अब सोशल मीडिया पर भी माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर तरह तरह के प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में बंगाल में वोट काटने के लिए बाहर से बुलाए गए माइक्रो ऑब्जर्वर के नाम पर बीजेपी के खेल को अच्छे से समझ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा। आगे लिखते हैं कि अब ममता सरकार के 8,505 अफसर ईआरओ का काम देखेंगे। आधार और 10वीं की मार्कशीट निवासी प्रमाण पत्र माना जाएगा। ममता बनर्जी को कोर्ट में पैरवी की अनुमति ना देने की याचिका भी खारिज हो गई। अब वोट चोर गैंग की बोलती पूरी बंद है। तो वहीं इसी बीच अब आपको बता दें कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों से खबर आ रही है कि कई विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और यहां तक कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। देखिए, ममता बनर्जी की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना है। 2021 में उन्होंने अपनी सुरक्षित सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जो उनके राजनीतिक पुनर्जन्म का केंद्र था। वह जोखिम भरा कदम राजनीतिक सुरक्षा के स्थापित नियमों को न मानने का एक उत्कृष्ट और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उस समय सबसे कठिन निर्वाचन क्षेत्र और अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव लड़कर उन्होंने एक ऐसी नेता के रूप में अपनी छवि को और मजबूत किया जो अपनी लड़ाई दूसरों पर नहीं छोड़ती।